हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSS CGL में सामान्य विज्ञान। ये आपका JSS CGL का पेपर 3 है, जिसमें हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोग झारखंड का सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन को सॉल्व कर चुके हैं। टोटल 40 और 30 क्वेश्चन मिला के हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट 1 में है ये। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान के बारे में, सारे 20 क्वेश्चन को, ठीक है। उससे रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को भी हम लोग स्टडी करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए। आपके पास यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 में दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसका सही मैच क्या होगा। तो अगर हम लोग सबसे पहले वाट का देखते हैं, तो देखिए वाट का शक्ति जो है इसका SI मात्रक होता है, इसे याद रखना है। वहीं दूसरा आपके पास दिया हुआ है नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील में मापा जाता है। वहीं अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैलोरी की, तो कैलोरी में ऊष्मा को मापा जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें सबसे लास्ट नॉट की, तो नॉट जो है ना वो आपका समुद्री जहाज की गति को मापने की इकाई है। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका A का 4 हो जाएगा, B का 3, C का 2 और D का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर C ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन है? ये आपका आंसर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो देखिए भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट जो है वो आपका विक्रम एस है, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ थॉट की बात करते हैं या फिर कुछ तथ्य की बात करते हैं, तो वो आपका एक चीज़ इसमें याद रखने वाली आपको बात है कि भारत में 18 नवंबर को आंध्र प्रदेश के एक द्वीप जिसे श्रीहरिकोटा में इसरो के लॉन्च पैड से विक्रम एस लॉन्च किया गया था, इसे याद रखिएगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इसमें कुछ और, तो विक्रम एस जो है वो आपका सिंगल स्टेज पर ऑर्बिटल व्हीकल है ना। इसे बेसिकली हैदराबाद का स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्केप ने विकसित किया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जीव जीवित रहते हैं, क्योंकि आखिर जलीय जीव कैसे जीवित रहते हैं? ऊपर का पानी तो मिल चुका होता है। तो देखिए इसमें आपको एक चीज़ याद रख कि जब भी शीतकाल होता है ना, तो शीतकाल में झील का ऊपरी सतह जो है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने पर बर्फ बन जाता है, परंतु नीचे का जल जो है ना वो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में ही होता है, जिससे झील और तालाबों में जो बर्फ़ होते हैं उसके नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी रहता है, जिससे मछली और जितने भी अन्य जीव जंतु होते हैं, जो जलीय जंतु होते हैं, वो सारे सुरक्षित रहते हैं। तो इसका ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पानी का घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ़ की ऊपरी सतह के नीचे पानी जो है वो रहता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक काटा हुआ हीरा जगमगाता है। आखिर क्या कारण होता है कि एक कटा हुआ हीरा जो है वो जगमगाता है? देखिए हीरे की कटाई या फिर तराशी जो है इस प्रकार होती है कि कोई भी प्रकाश किरण यदि उसके अंदर प्रवेश करे ना, तो वो बाहर निकलने से पहले उसका कई बार जो है वो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो हो सके। इस प्रकार कई बार किरणों का जो है वो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण जो है ये हीरा जो है वो आपका चमकता है। वहीं कहा जाता है कि हीरा का अपवर्तनांक जो होता है ना वो आपका सबसे अधिक होता है। तो इसे याद रखिएगा कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो वो है आपका हीरे का होता है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ना। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? मतलब कौन सा ऐसा तापमान होगा जब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है वो दोनों का तापमान एक ही होगा? तो देखिए वो आपका तापमान होता है -40 डिग्री। -40 पे आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है इसका तापमापियों जो है वो आपका एक ही, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस पार्ट का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते, क्योंकि आखिर क्या कारण होता है कि हमें सिग्नल जो है वो प्राप्त नहीं होता? देखिए सबसे पहला कारण तो ये है कि आपका एंटीना बहुत छोटा होता है। वहीं वर्षा की बूंदें जो है वो आपका रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं। तीसरा आपका ये भी है कि वर्षा की बूंदें जो है वो आपका रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती है। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समृद्ध यूरेनियम
क्या होता है बताइए। तो समृद्ध यूरेनियम क्या होता है? तो जी हाँ, समृद्ध यूरेनियम जो है ना वो आपका यूरेनियम का एक प्रकार होता है जिसे समस्थानिकों को अलग करने की प्रक्रिया के द्वारा यूरेनियम, जिसका नाम जो है वो यहाँ पे आपका नहीं दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पे छूट गया है, वो आपका होता है U⁻235 का प्रतिशत संगठन बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली समृद्ध यूरेनियम कहते हैं इसे। ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु के लिए जो तत्व होता है वो है आपका 2882 होता है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अम्लगम कहते हैं? बताइए, तो किसे अम्लगम कहते हैं? तो जी हाँ, आपका अम्लगम जिस धातु को हम लोग कहते हैं ना वो है आपका पाराजस्ता। पाराजस्ता को हम लोग क्या बोलते हैं? अम्लगम बोलते हैं। वहीं आगे बढ़ते क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन भारी जल का रासायनिक है? तो देखिए, आपका भारी जल का रासायनिक सूत्र जो है ना उसका फॉर्मूला होता है आपका D2O। क्या होता है? D2O होता है। वही जल का फॉर्मूला H2O होता है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? भारी जल। अब ये भारी जल का क्या बात? तो देखिए, भारी जल जो है ना वो आपका हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा कि ये आपका हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का क्या है? ऑक्साइड है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्न में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो देखिए, बुलेट प्रूफ धातु बनाने के लिए ना आपका पोलियमाइड जो है वो आपका बहुलक का यूज़ किया जाता है, तो इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से किसका प्रयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? बताइए, तो किसका? तो जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग जो है ना वो आपका यूरिया के उत्पादन में किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, वहीं अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो आपका यूरिया जो है ना वो एक आपका कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। कार्बनिक रसायन के से क्या बोला जाता है? कार्बामाइड बोला जाता है। कार्बामाइड किसे बोला जाता है? तो वो है आपका कार्बनिक रसायन को बोला जाता है। कार्बनिक रसायन कैसा होता है? तो कार्बनिक रसायन जो है ना वो आपका यूरिया का एक यौगिक होता है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वृद्धावस्था में हो जाने वाले नेत्र दोष को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जी हाँ, वृद्धावस्था में हो जाने वाले नेत्र दोष को बेसिकली प्रेसबायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसबायोपिया बोलते हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? यहाँ पे मेंडल होगा ना, कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है वो आपका किस पर आधारित है? तो जी हाँ, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है ना वो आपका लैंगिक जनन पर आधारित है। किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर आधारित है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, आप पक्षी जो है, पक्षी का सही मिलान जो है वो आपका हो जाएगा आर्निथोलॉजी। पक्षी का क्या हो जाएगा? आर्निथोलॉजी हो जाएगा। वहीं वंशागति का जेनेटिक्स हो जाएगा, पर्यावरण का इकोलॉजी हो जाएगा और आपका जीवाश्म का पेलियोबायोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और आपका डी का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका पॉल मूलर जो है ना वो आपका विटामिन डी से संबंधित नहीं है। ठीक है, पॉल मूलर किससे संबंधित है? तो ये आपका DDT के कीटनाशक गुणों की खोज और मलेरिया एवं पीत ज्वर जैसे बैक्टीरिया रोगों के रोकथाम में अपने योगदान देने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? बताइए, तो इसमें से कौन सा है जो उल्टी और निगरण का नियमन केंद्र है? तो जी हाँ, आपका उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेड्यूला ऑब्लांगाटा। मेड्यूला ऑब्लांगाटा जो है ना वो आपका निगरम और उल्टी का नियमन केंद्र है, याद रखिएगा इसे ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। आपके पास कुछ कथन दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि आपका सही कथन जो है वो आपका कौन सा है। तो देखिए, अगर हम लोग इसमें तरंग धैर्य की बात करते हैं ना तो आपका लाल रंग का तरंग धैर्य जो है ना वो आपका सबसे अधिक होता है तथा आवृत्ति न्यूनतम होता है, जबकि बैंगनी रंग का तरंग धैर्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक होता है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। लाल प्रकाश का तरंग धैर्य जो है वो आपका बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि डीपीटी का टीका निम्न में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है, बताइए किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है। तो जी हाँ, डीपीटी का टीका जो है ना वो आपका बेसिकली डिप्थोरिया हो गया, कुकुर खांसी हो गया या फिर टेटनस, इन सभी के लिए बेसिकली छोटे बच्चों को दिया जाने वाला एक टीका है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा, ये आपका जो है ना वो आपका स्पेशली नवजात शिशु को दिया जाने वाला वैक्सीन है, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जेनिको प्रौद्योगिकी है, जेनिको प्रौद्योगिकी क्या है। तो जी हाँ, जेनिको प्रौद्योगिकी जो है ना वो बेसिकली आपका आनुवांशिक रोगों का पूर्ण सूचना प्राप्त करने की एक तकनीक है, ठीक है। बेसिकली अगर इसमें हम लोग विस्तार से बात करते हैं ना तो देखिए, आनुवांशिक रोगों की पूर्ण सूचना प्राप्त करने की तकनीक को जेनिको प्रौद्योगिकी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि आपका आनुवांशिक रोगों की पूर्ण सूचना प्राप्त करने की तकनीकों को क्या बोलते हैं, जेनिको प्रौद्योगिकी कहते हैं, जिसके माध्यम से माँ के गर्भ में स्थित शिशु से होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों की ना जानकारी जो है वो प्राप्त हो सकती है, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस 1 में सामान्य विज्ञान के पार्ट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें जितने भी 20 क्वेश्चन बताए गए ना वो सारा क्वेश्चन आपका, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें ऐसा है जो आपका प्रीवियस ईयर्स पे आधारित है। तो सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई और टॉपिक को स्टडी करना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। सारे वीडियो को स्टडी करते रहिए, इसे जितना हो सके उतना फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। हम लोग 30 तारीख तक पूरा का पूरा बुक का जितना भी सेट है ना टोटल 10 सेट को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे पेपर 3 के लिए। हिंदी का सारा पार्ट जो है वो हम लोग चैप्टर वाइज टोटल 8 से 9 चैप्टर को पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आकर बहुत सारे चैप्टर को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं पेपर 2 के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।